जय हिंद दोस्तों। आज अपन को जो भारत को भूगोल पढ़ रहे थे उनमें अपन ने जो प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत का पठार, ठीक है, उसके अंतर्गत आने वाले सारे पठारों को अपन ने कर लिया था। ठीक है, अच्छा, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अभी जो पेपर चल रहे हैं उनकी दृष्टि से आपके लिए जो मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए हर एक वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक वीडियो में आपसे क्वेश्चन मिलेंगे और मिलते भी हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यदि हम आप लोगों को बताएं कि हमने आप लोगों से बोला था कि आप लोग बस अपने पास में मैप को जरूर रखें और कुछ भी डाउट बनता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी तक अपन ने क्या कर लिया था, जो हिमालय पर्वत है उसको अपन ने उत्तर भारत के हिमालय पर्वत को पूरा पढ़ लिया था, उसका प्रायद्वीपीय भारत को भी पूरा पढ़ लिया था जो पठारों के रूप में इम्पोर्टेंट था, पहाड़ियों के रूप में इम्पोर्टेंट था। अब आज अपन को पढ़ने का है, आज अपन को पढ़ने मध्य उच्च भूमि। अच्छा, यदि मध्य उच्च भूमि की बात बोलें तो अब आपको हमारे साथ साइंस से पढ़ना है। आपको तो भारत को मैप दिखा रहा बच्चे, ठीक है। यदि हम इस मैप को देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य वाला हिस्सा है जो अपना कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो नहीं आएगा, हाँ, ठीक है। यदि हम इस मध्य उच्च भूमि वाले प्रदेश की बात करते हैं तो इसको बांटा गया है दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक तो हो जाएगा अपना उत्तर मध्य उच्च भूमि, एक हो जाएगा अपना दक्षिण मध्य उच्च भूमि। अच्छा, अब मध्य उच्च भूमि प्रदेश जो होता है उसके अंतर्गत हम पढ़ते क्या हैं, तो उसके अंतर्गत भी हम वही पढ़ते हैं जो हम कल पढ़ के आए थे। ठीक है, तो मध्य उच्च भूमि प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुख्य इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाला जो आपको पॉइंट याद करके रखना है वो है अपना मालवा का पठार। यदि हम भारत में मालवा की पठार की स्थिति को देखते हैं तो ये अपना कहाँ पर है, बिल्कुल लगभग बीच में है, और उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वो अपना आ जाएगा किसमें, मध्य उच्च भूमि प्रदेश में। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग डलेगी आज मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, चलो, तो मध्य उच्च प्रदेश भूमि मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है। भारत के मध्य उच्च प्रदेश को देखा था तो हमें दो भागों में बांटा गया है इसको। एक तो हो जाएगा अपना उत्तर मध्य उच्च भूमि प्रदेश, ठीक है। अच्छा, और दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, दक्षिण मध्य उच्च भूमि प्रदेश। हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि हम भारत को रट नहीं रहे हैं, हम भारत को सीख रहे हैं। और यदि आप हमारे अनुसार ऐसा पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका क्वेश्चन बाहर जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपन जीके को रट नहीं सकते हैं, जो स्टैटिक है उसको रट नहीं सकते, उसको अपन को समझना पड़ेगा। और समझने के लिए आपको यहाँ पर मैप पर जरूर देखना चाहिए, और आप लोग घर पर भी मैप पर देखते जाएं, क्योंकि जो अपना भारत का मैप होता है वो दो प्रकार से मिलता है, एक तो राजनीतिक, एक अपना प्राकृतिक। यदि हम प्राकृतिक की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको जो हम मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा। तो आपके पास में दो मैप होना चाहिए, एक तो राजनीतिक होना चाहिए, दूसरा अपना प्राकृतिक होना चाहिए। अच्छा, प्राकृतिक मैप में अपन चलेंगे तो हमने मध्य उच्च भूमि प्रदेश को दो भागों में देख लिया। तो अब आप यहाँ ऐसा समझेंगे, थोड़ा सा हम इसका डिवाइडेशन कर ले रहे हैं, ठीक है। यदि हम मध्य उच्च भूमि प्रदेश को समझें तो इसको अपन ने बांट लिया दो भागों में, ठीक है। यदि हम ऊपर वाला उत्तर वाला हिस्सा हो जाएगा, नीचे अपना दक्षिण वाला हिस्सा हो जाएगा। जो इसके नीचे वाला हिस्सा है ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा कौन सा, दक्कन वाला पठार, ठीक है। चलो,
इसके बाद ये वाला भाग जो अपना हिस्सा होगा इसको बोलेंगे अपन क्या, छोटा नागपुर का पठार। क्या बोलेंगे इसको, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इसके बाद देखो एक जे हिस्सा बच जाता है अपना और एक अपना ए वाला हिस्सा बचता है। बचता है कि नहीं बचता? तो इसको अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा अपना पूर्वी घाट जो आज पढ़ेंगे, और ये हो जाएगा अपना पश्चिमी घाट। इसको आज अपन ख़त्म करेंगे। तो देखो दक्कन के जो पठार है इसको तो अपन ने पढ़ लिया है, छोटा नागपुर का पठार भी पढ़ लिया है, मालवा के पठार को भी पढ़ लिया है। जो अपना मध्य उच्च प्रदेश है उसके अंतर्गत इन्हीं में से तो आता है, इसमें से आता है तो इन्हीं में से तो आता है। तो मुख्य रूप से यदि हम बात करें कि मध्य उच्च प्रदेश की बात करें तो उत्तर दक्षिण के रूप में 2 भागों में बांटा गया है। इसमें आने वाले जो अपने, जैसे कि देखो यहाँ पर अपना मालवा का पठार है ना, मालवा का पठार है। नीचे हमने देखा था यहाँ पर सतपुड़ा महादेव पर्वत है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अपना बुंदेलखंड है और यहीं पर अपना बघेलखंड है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर अपना छोटा नागपुर का पठार है। तो ये अपना भारत के कहाँ पर आता है, बीची हिस्से में तो आता है कि नहीं आता है? तो इसी को बांटा गया है कितने भागों में, 2 भागों में, उत्तर मध्य उच्च भूमि प्रदेश और दक्षिण उच्च मध्य भूमि प्रदेश। ठीक है। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं उनको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट आप क्या याद करके चलेंगे कि मालवा का पठार, कौन सा, मालवा का पठार क्या होता है, प्रमुख होता है। किसमें? मालवा का पठार प्रमुख है और उसके आसपास का क्षेत्रफल किसमें आता है, तो मध्य उच्च भूमि प्रदेश में आता है। बात क्लियर होगी ना? तो इसके अंतर्गत आने वाले मध्य उच्च भूमि प्रदेश में आने वाले कितने अपने पॉइंट हैं तो वो अपन याद करके चलेंगे। ठीक है। तो इसमें नंबर 1 मालवा का पठार। ठीक है। नंबर 2 महादेव पर्वत। अच्छा, महादेव पर्वत किस पे आता है, तो सतपुड़ा पे आता है। ठीक है। तो महादेव पर्वत। ठीक है। तीसरा अपना हो जाएगा अरावली, क्योंकि जो मालवा का क्षेत्र है वो अरावली से लगा हुआ है, पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है। चौथा हो जाएगा अपना मरुस्थल, थार मरुस्थल, इसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उच्च भूमि प्रदेश है ना, तो इसी के अंतर्गत ये आ जाएगा अपना। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। और इसके बाद विंध्याचल, 5वां जो हिस्सा होगा वो हो जाएगा कौन सा अपना, तो विंध्याचल। ठीक है। कौन हो जाएगा अपना, तो विंध्याचल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा और समझ के चलना है, क्योंकि यहाँ पर जो निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी होती हैं मध्य उच्च प्रदेश में, तो आपने देखा होगा चंबल हो जाएगी, केन हो जाएगी, सिंध हो जाएगी, बेतवा हो जाएगी। ये जो नदियाँ हैं जो कहाँ से निकलती हैं, तो इसी क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ हैं। तो हम क्या करेंगे, नदियाँ तो हम पढ़ेंगे, जब बाद में अपन पढ़ाएंगे तो उसको पढ़ेंगे। तो इस क्षेत्र में जो नदियाँ हैं अपनी, तो कौन कौन सी नदियाँ याद करके चल रहे हैं अपन को, तो चंबल, ठीक है, केन, बेतवा, ठीक है, चंबल, केन, बेतवा, सिंध आदि नदियां यहां पर बहती हैं। तो ये हमने क्या किया, जो ऊपर वाला हिस्सा है इतना, इसको हमने समझ लिया। ठीक है, यानी इसके पश्चिमी भाग को समझ लिया, सीधी सी बात है। मालवा के मतलब उच्च भूमि है, इस क्षेत्र को देख लिया। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इस साइड चलेंगे। किस साइड चलेंगे, तो पूर्व साइड चलेंगे। तो यहाँ पर हमें मध्य उच्च भूमि प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखला या पठार याद करके चलना है। एक तो अपना बुंदेलखंड का पठार, दूसरा बघेलखंड का पठार। तो मध्य उच्च प्रदेश में आने वाला जो अपना दूसरा हिस्सा होगा वो होगा कौन सा, तो विंध्याचल
बघेलखंड का पठार, बघेल खंड का पठार, और दूसरा हो जाएगा अपना बुंदेलखंड का पठार। ठीक है। अच्छा, तो यदि हम बुंदेलखंड के पठार और बघेलखंड के पठार की बात करते हैं तो यहाँ से निकलने वाली दो नदियाँ आपको याद करके चलना है। एक तो अपनी स्वर्णरेखा नदी, दूसरी अपनी दामोदर नदी, जो कि झारखंड से निकलती है। ठीक है, याद करना, पेपर के क्वेश्चन है कि जो अपना ए वाला हिस्सा है, इसी में छोटा नागपुर का पठार भी आ जाता है, तो ए वाला हिस्सा, यहाँ से निकलने वाली दो नदियाँ कौन कौन सी हैं मध्य उच्च भूमि प्रदेश की, तो वे है अपनी दामोदर और स्वर्णरेखा। ठीक है। अच्छा, तो वो नदियाँ अपनी कौन कौन सी हैं, दामोदर नदी, और दूसरी नदी क्या याद करके चलेंगे, स्वर्णरेखा नदी। अब यहां पर एक क्वेश्चन बताते चलेंगे, वो क्वेश्चन याद करके चलेंगे। जो अपनी दामोदर नदी है, देखो मैंने बोला था ना, जो मुंह से बोलूं मैं उसको आप याद करके चलेंगे। ठीक है। जो अपनी दामोदर नदी है, इसकी जो घाटी है एक कोयले के लिए जानी जाती है, क्योंकि आगे अपन खनिज पढ़ेंगे तो यहाँ से आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के आगे याद करते चलेंगे कि दामोदर नदी घाटी जो है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, और जो स्वर्णरेखा नदी है उसका नाम स्वर्णरेखा नदी क्यों है, उसका रीजन है क्योंकि उसकी बालू में या उसकी बजरी में जो नदी है उसमें सोने के कण पाए जाते हैं। किसमें? इसमें सोने के कण पाए जाते हैं। इसके कारण इसका नाम क्या है, स्वर्णरेखा नदी, जो कि झारखंड में बहती है। और स्वर्णरेखा नदी जो है इसे झारखंड का इसे क्या बोला जाता है, तो शोक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो शोक बोला जाता है। ठीक है, इतना याद करके चलेंगे आप लोग। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो तीसरा हिस्सा आ जाता है वो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। यदि हम छोटा नागपुर के पठार की बात करते हैं तो ये मध्य उच्च भूमि प्रदेश में आता है। ठीक है। और इसकी अगर स्थिति को देखते हैं तो हम इस पिछले वीडियो बता चुके हैं, लेकिन जो इसकी स्थिति जो पूरब में जाती है वो बिहार के गया जिला तक जाती है। किस तक जाती है, तो बिहार की गया। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यह बिहार तक जाता है। कहाँ तक जाता है, बिहार के गया जिले तक जाता है। कहाँ तक जाता है, तो गया जिले तक जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम आगे, तो इसका चौथा पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है कि सतपुड़ा तथा अमरकंटक किसमें आते हैं अपने, तो मध्य उच्च भूमि प्रदेश में आते हैं। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। मध्य उच्च प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, उत्तर मध्य उच्च भूमि प्रदेश और दक्षिण मध्य उच्च भूमि प्रदेश। यदि हम मध्य उच्च भूमि प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाला होता है अपना कौन सा, मालवा का पठार, जो कि अधिकांशतः कहाँ पर है अपने, तो मध्य प्रदेश में है। इसके आसपास में जो सारा क्षेत्र है वो मध्य उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। और इसमें मालवा, महादेव पर्वत, अरावली, थार मरुस्थल राजस्थान का, ठीक है, ये उसके अंतर्गत आता है जी। अपना उत्तर मध्य उच्च भूमि प्रदेश में हो गया विंध्याचल और विंध्याचल, चंबल, केन, बेतवा, सिंध। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ होती हैं जो मध्य उच्च भूमि प्रदेश की नदियाँ बोली जाती हैं। इसके बाद बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये भी अपना उत्तर उच्च मध्य उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत आता है। और इसमें जो दामोदर और स्वर्णरेखा नदी निकलती हैं उसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद छोटा नागपुर का पठार जो कि मध्य उच्च भूमि प्रदेश में आता है और बिहार के गया जिले तक जाता है। और यहाँ पर सतपुड़ा तथा अमरकंटक, ये दोनों वाले क्षेत्र। तो अब आप सीधा सीधा लॉजिक पकड़ के चलेंगे कि जो अपना मध्य प्रदेश है पूरा का पूरा ये मध्य उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत आता
है। और थोड़ा सा अगर हम पास में चलेंगे तो आप बस केवल माइंड लगा के पढ़ाई करेंगे कि इसके पूरब में हमने देखा था छोटा नागपुर पठार, हाँ ये भी अपना कहाँ पर आता है, तो अपना मध्य चुही प्रदेश में आता है। और नदियां भी हमने देख रहे हैं कि जो नदियां हैं अपनी, वे कौन कौन सी नदियां मध्य चुही प्रदेश की हैं, तो 4 नदियां ऊपर देख ली हमने और दो नदियां अपनी बगल में नीचे देख ली। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद आ जाएंगे हम दक्कन के पठार पर थोड़ा सा, क्योंकि हमने प्रायद्वीपीय पठार तो पढ़ लिया था। दूसरी हेडिंग डालेंगे हम क्या, दक्कन का पठार, क्योंकि जो कुछ बचा था उसमें आज हम इसको भी खत्म कर लेते थे। ठीक है, अच्छा अब आप थोड़ा सा इसको समझेंगे। जो दक्कन का पठार है हम बता चुके पिछले वीडियो में, आज हम फिर से बताने दे रहे हैं कि जो दक्कन का पठार जो है यह अपना ज्वालामुखी लावा से निर्मित, आग्नेय शैल से निर्मित एक पठार है। ठीक है, अच्छा आग्नेय शैल से निर्मित होने के कारण ये इससे जो इसके अक्षय अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। किससे होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। इसमें कौन सी खेती की जाती है? कपास की खेती की जाती है। ठीक है, और इसके बाद इसका जो मुख्य रूप से हिस्सा है कहाँ कहाँ पे आता है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक यह जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लिख लेंगे। ठीक है, यदि हम दक्कन के पठार की बात करते हैं तो यह इसके आग्नेय जो आग्नेय शैल हैं, आग्नेय शैल के अपरदन से, किससे? अपरदन से क्या होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्या होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद ये अपना जो दक्कन का पठार है ये महाराष्ट्र प्लस कहाँ कहाँ पर है अपना, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद यह है कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हिस्सा महाराष्ट्र में आता है, दूसरे नंबर पर अपना मध्य प्रदेश में आता है। तो ये जो सारे हिस्से हैं ये दक्कन के पठार के ही हिस्से होते। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। जो दक्कन का पठार है उसके जो इस साइड जो अपना पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अभी हम पश्चिम घाट पढ़ेंगे फिर समझ में आ जाएगा। तो जो दक्कन का पठार है उसके पश्चिमी हिस्से को क्या बोला जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका पश्चिमी हिस्सा, इसका पश्चिमी हिस्सा सह्याद्री क्या कहलाता है? सह्याद्री कहलाता है। तथा इसका पूर्वी हिस्सा, जो पूर्वी साइड जो हिस्सा है दक्कन के पठार पे, उसको विदर्भ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विदर्भ कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा आप समझेंगे विदर्भ क्या है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखो जो अपनो दक्कन को पठार है ई के ई साइड जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई 900 से लगभग 11 या 1300 के समथिंग है। ठीक है, तो जो यहाँ से जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून उठता है अपने भारत का, तो वो इस पश्चिमी घाट के कारण क्या होता है, पानी इस साइड बरस जाते ही और उस साइड पहुँच नहीं पाते। तो जो सूखा वाला क्षेत्र जो बच जाता है उसको ही बोला जाता है विदर्भ। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो विदर्भ वो क्षेत्र कहलाता है जितने बरसात की जो जलवायु पवनें हैं वे पहुंच नहीं पाती, या जो उनके द्वारा पानी कम मात्रा में हो पाऊ या नहीं भी हो पाऊ, तो वो वाला क्षेत्र कौन सा कहलाते है अपनों? तो वो विदर्भ क्षेत्र कहलाता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? चलो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अपन आ जाए अगली हेडिंग पर।
यदि हम अगली हेडिंग की बात करते हैं तो वो अपनी अगली हेडिंग हो जाएगी अपनी पूर्वी घाट। पूर्वी घाट। अब यहां से आप अच्छी तरह से समझेंगे पूर्वी घाट यानी कि आप पढ़ रहे अपन का इतने से लेके यहां तक पाई जाने वाली सबरी की सबरी पहाड़ियां या चोटियां, ठीक है। और पूर्वी घाट कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, इसको समझेंगे। इसके बाद अपन पश्चिमी घाट को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम आपको बताएं कि जो अपनो पूर्वी घाट है, जो महानदी, जहाँ महानदी के मुहाने से लेके कहाँ तक कन्याकुमारी तक, कहाँ तक अपने कन्या नीलगिरी पहाड़ तक, कहाँ तक नीलगिरी पहाड़ी तक जो अपनो पूर्वी घाट है उस वो कितने में अपनो 1800 किलोमीटर में है। कितने है 1800 किलोमीटर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो होती है, जो इसकी किसकी जो ऊंचाई होती है वह 900 से 1100 के समतल होती है इसकी, मतलब समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा हम लिखते भी चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। अच्छा, यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, किसकी, यदि हम पूर्वी घाट की ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक, तथा इसकी अगर लंबाई की बात करें, इसकी पूर्वी घाट की लंबाई की बात करें तो यह 1800 किलोमीटर में फैला है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या याद करना है, यदि हम पूर्वी घाट की बात करते हैं तो यह पश्चिमी घाट की अपेक्षा, पश्चिमी घाट की अपेक्षा कैसा है, ज़्यादा कटा छटा है। कैसा है, कटा छटा है, ठीक है। कंडीशन आप समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप इतना याद करके चलेंगे जो अपने पश्चिमी घाट है तो यहाँ पर यह है एक ज्वालामुखी भ्रंश के रूप में है, ठीक है। तो एक पहाड़ मतलब ऊंचाई वाला चट्टानी स्पेस है, बल्कि उसकी तुलना में जो अपना पूर्वी घाट है यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, यानी यहाँ पर मिट्टी वाला क्षेत्र है। अच्छा, और आपने देखा होगा कि अपना जो भारत है, भारत की 80% जो नदियाँ होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। गिरती कि नहीं गिरती? जब वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेंगी तो जहाँ से वो नदियाँ गिरेंगी तो वहाँ पर की जमीन क्या हो जाती है, कट फट जाती है। क्या हो जाती है, कटती है। तो हल्की हल्की धाराओं के रूप में जो गिरने वाली जो नदियाँ होती हैं, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो तो गिरती ही हैं, छोटी छोटी। तो यहाँ पर जो घाट है अपना पूर्वी घाट, जो पश्चिमी घाट की अपेक्षा कैसा है अपना, तो कटो फटो है। कैसा है, कटो फटो है, ठीक है। अब आपको ई को जो घाट है जो कैसे याद रखें, तो ई के लाने अपन को रखने अपन को 4 नदियाँ याद। कितनी नदियाँ, 4 नदियाँ। तो सबसे ऊपर अपनी महानदी, कौन सी नदी देख रहे हैं, महानदी, ठीक है। उसके बाद अपनी गोदावरी, उसके बाद अपनी कृष्णा और कावेरी। यदि हम बात करते हैं, थोड़ा आप समझते चलेंगे अब आप यहाँ से, कि जो अपनी महानदी है, मान लो ये हुई अपनी महानदी, ठीक है, महानदी, ठीक। इसके बाद यहाँ से निकलेगी गोदावरी, तो ये हो जाएगी अपनी गोदावरी। कौन सी हो जाएगी, गोदावरी। इसके बाद जो अपनी कृष्णा होगी ये हो जाएगी अपनी कृष्णा। क्या हो जाएगी, कृष्णा। नीचे चली जाएगी अपनी कौन सी, तो कावेरी। कौन सी हो जाएगी, कावेरी। एक्यूरेट मत समझना, बस इतना समझना जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो अब अपन को, तो आप लोगों को याद हो जाए जो पूरा कि जो वाला जो क्षेत्र है और यहीं पर अपना कौन सी है, नीलगिरी पर्वत। तो कहाँ से कहाँ तक, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वाले बीच वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली पर्वत चोटियाँ, ठीक है, जो पूर्वी घाट के अंतर्गत आती है। बात समझ में आएगी नहीं? चलो अच्छी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, कौन कौन सी नदियां हैं अपनी पूर्वी घाट में, तो 4 नदियां याद रखते चलने पर। कौन कौन नदियां, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये चारों नदियां जो हैं, जो किसका निर्माण करती हैं, तो पूर्वी घाट की पहाड़ियां। अब इसी तरह हम याद करके चलेंगे, जो पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, यानी पूर्वी घाट इन 4 नदियों के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो
सबसे ऊपर हम देखते हैं पूर्वी घाट में, ठीक है। तो यदि हम सबसे ऊपर हम पूर्वी घाट की बात करते हैं तो यहाँ पर उड़ीसा, पहला पॉइंट क्या करेंगे आप, उड़ीसा। यदि हम उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर पाई जाती हैं अपनी कौन सी, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। अब ये आपके पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा पॉइंट होगा आपका क्या, आंध्र प्रदेश। यदि हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर नल्ला मल्ला श्रेणी, ठीक है। पालकोंडा, कौन सी, पालकोंडा। बेलीकोंडा और नगारी, और कौन सी, नगारी। ये अपनी जो पर्वत चोटियां हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश की। यही आपके पेपर के क्वेश्चन हैं, नल्ला मल्ला, पालकोंडा, बेलीकोंडा और नगारी, जो पर्वत चोटियां हैं कहाँ पर है अपने, तो आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तीसरा पॉइंट क्या पहुंच जाएंगे, तमिलनाडु। यदि हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पर पंचमलाई, सेवराय, जवादी, कौन सी है अपनी, तो पंचमलाई, सेवराय, जवादी, और इसके बाद आ जाएगी अपनी बेलंगिरी और लगभग पालनी, एक पहाड़ी और पालनी पहाड़ी। तो ये अपनी जो 5 पहाड़ियाँ आ जाती हैं, तो ये 5 पहाड़ी किस में आ जाएंगी अपनी, तो तमिलनाडु में। यही तो आपको याद करके चलना है कि उड़ीसा में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला, पालकोंडा, बेलीकोंडा, नगारी की पहाड़ियाँ। इसके बाद तमिलनाडु में पंचमलाई, सेवराय, जवादी, बेलंगिरी और पालनी पहाड़ियाँ। ये जो कहाँ पर स्थित है, तो ये है हमारी कहाँ पर, तो ये हो जाती है हमारी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। क्या हो जाती है, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, ठीक है। अच्छा, तो अब अपन को एक क्वेश्चन और आपको याद करने कि जो सेवराय की पहाड़ियाँ हैं, कौन सी अपनी, जो अपनी सेवराय की पहाड़ियाँ हैं, इसकी ऊंचाई समुद्री तल से 400 से 500 मीटर के समथिंग होती, कितने तक, और जो 50 वर्ग किलोमीटर में फैला है। हम इतना क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस पर तमिलनाडु को एकमात्र हिल स्टेशन है। क्या है, एकमात्र हिल स्टेशन, और उसको स्टेशन, हिल स्टेशन को नाम कहा है यारकॉड। क्वेश्चन पेपर को है, इम्पोर्टेंट है। तो यारकॉड जो अपना हिल स्टेशन है वो कहाँ पर है, सेवराय की पहाड़ियों पर। और सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ है अपनी, तो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने क्या कर लें, इतने की देख लें, ठीक है। अच्छा, अब बनत अपनो क्वेश्चन कौन सो, दूसरो। तो अब दूसरो क्वेश्चन का बनत अपनो कि जो अपनो पूर्वी घाट है इसकी ऊंची चोटियां कौन कौन है, जो पेपर में पूछी जाती हैं आपसे, ठीक है। तो एक चोटी को नाम है विशाखापट्टनम, ठीक है। याद करेंगे आप लोग कि यहाँ पर जो पूर्वी घाट है उसकी चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पहली चोटी कौन सी होगी, विशाखापट्टनम, ठीक है। यदि हम विशाखापट्टनम की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर, ठीक है। और इसके बाद दूसरी चोटी कौन सी है, पेपर की क्वेश्चन आया जा है पहली, और दूसरी चोटी कौन सी है, तो दूसरी चोटी है अपनी महेंद्रगिरी। कौन सी है, महेंद्रगिरी, जी की ऊंचाई कितनी है, तो 1501 मीटर। देखो, तो हमने अब क्या कर लो कि जो पूर्वी घाट है
उसकी लगभग जानकारी कर ली। ठीक है, अब थोड़ा सा और आपको समझने, यहाँ पर हमने एक पठार जो अपन ने पढ़ो तो सिलांको पठार, इसी घाट के अंतर्गत आने वाला भाग कार्बी आंगलांको पठार और कचारी पहाड़ियाँ। एक क्वेश्चन और ध्यान देने कि कार्बी आंगलांको पठार, देखो क्वेश्चन का है अपनो कि पूर्वी घाट के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत कार्बी आंगलांग का पठार और उत्तरी कचारी पहाड़ियाँ, उत्तरी कचारी पहाड़ी जो कि कहाँ पर हैं अपनी, तो ये अपनी पूर्वी घाट को हिस्सा हैं और पूर्व उत्तर भारत में पाई जात है। तो हमने क्या कर लो कि जो अपना पूर्वी घाट है यहाँ की अपन ने पर्वत चोटियाँ देख लें। तो अब थोड़ा सा एक बार समझ लो, पूर्वी घाट की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, यानी जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी मानी जाती है, 900 से 11 है। जो वालों कम है और जो तनक ज़्यादा है पश्चिमी घाट वालों। ठीक है, अब इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 1800 किलोमीटर है। अगर हम पूर्वी घाट की बात करते हैं तो इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाती है अपनी, 1800 किलोमीटर हो जाती है। इसके बाद जो पश्चिमी घाट की अपेक्षा कटा फटा है और इसके बाद यहाँ पर महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जो पूर्वी पहाड़ियाँ हैं इन्हीं के बीच बीच में स्थित है। ठीक है, क्योंकि जो मुख्य नदियाँ हैं जो आपको याद करने में सहायता करें कि महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी जे नदियां हैं, इनके बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है एक भूल हो जाता है अपनों का पूर्वी घाट और इसी के अंतर्गत पाई जाने वाली पर्वत चोटियां जो अपन ने पढ़ ली। अभी एक बार और पढ़ने पड़ेगा क्योंकि मैदान को तो पढ़ने आवे, तो पहाड़ियों के रूप में आपने इनको 4 नदियों को देख लो। तो अब इसके अंतर्गत जो उड़ीसा आउट है, अब महानदी कितने निकला था अपनी, तो महानदी अपनी उड़ीसा और इसे उड़ीसा का शोक भी बोला जाता है ना। तो जो अपनो उड़ीसा है वहाँ पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं। आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर नल्ला मल्ला, पालकोंडा, बेलीकोंडा, नगारी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद करके चलेंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु में देखें तो पंचमलाई, सेवराय, जवादी, बेलंगरी, पालनी। सेवराय पहाड़ियाँ 400-500 मीटर ऊंचाई पर रखती है, 50-52 किलोमीटर के क्षेत्र फैली हैं और यहाँ पर यारकाड हिल स्टेशन, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि यारकाड हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में। कहते हैं अपने तो तमिलनाडु में। इसके बाद यहाँ की जो पूर्वी घाट है यहाँ की ऊंची चोटी देख ली थी तो 1680 मीटर और अपनी 1501 मीटर। 1680 मीटर कौन सी है, विशाखापट्टनम वाली जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, और महेंद्रगिरी की चोटी कितने के 1501 मीटर जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, क्योंकि अपन पहली और दूसरी याद करके चलने हैं। ठीक है, अब आज अपन कहते हैं तो पश्चिमी घाट पे, कहते हैं आज अपन तो पश्चिमी घाट पे। तो अगली हेडिंग का डालें अपन पश्चिमी घाट। ठीक है, अच्छा, यदि हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझना, जो पश्चिमी घाट जो है जो इसे कहा है थोड़ा मजबूत है। कैसे है, जो मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर ये पश्चिमी घाट जो है जो एक तरह को दक्कन की पठार को एक भ्रंश कगार है। क्या है, जहाँ दक्कन के पठार की जो दक्कन का पठार है उसका भ्रंश कगार है, मतलब भ्रंश के साथ, जैसे हमने बताया ना ब्लॉक पर्वत जो भ्रंश हो जाती है तो उसकी एक कगार है, क्योंकि इस साइड अपना समुद्र हो जाता है, इस साइड पर दक्कन को पठार और बीच में इसकी ऊंचाई हो जाती है। यही है अपना पश्चिमी घाट। यदि हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो जहाँ ताप्ती नदी का मुहाना होता है, कौन सी, ताप्ती नदी का मुहाना, यानी जहाँ पर ताप्ती नदी गिरती है वहाँ से लेके कन्याकुमारी तक, कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, वहाँ से लेके वहाँ तक कन्याकुमारी तक, ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक के बीच में जो 1600 किलोमीटर की रेंज में फैलो है। और दूसरा क्वेश्चन इसकी ऊंचाई का है तो 1100 से 1300 मीटर। तो देखो जो है तो 9 से 1100 और जो 1100 से 1300 मीटर की ऊंचाई रखा, कहीं कहीं 1100 और कहीं कहीं 1300। तो पश्चिमी घाट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। पूर्वी घाट भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन पश्चिमी घाट से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हमने क्या देखा, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं जी, पश्चिमी घाट है जो अपना कहाँ से कहाँ तक है, तो ताप्ती मुहाना, किससे, ताप्ती के मुहाने से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, कहाँ तक,
कन्याकुमारी, या इसी को मान लो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, हाँ कन्याकुमारी तक मान लें इसको अपन बेटा। और इसकी जो लंबाई है वह कितनी है, 1600 किलोमीटर, जो ई वाले से पूर्वी से का है अपनो कम है, ठीक है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई क्या है। तो यदि हम ऊंचाई की बात करते हैं तो जो 1100 से 1300 मीटर की ऊंचाई रखत है, को रखत जो अपनो पश्चिमी घाट 1100 से 1300 मीटर की ऊंचाई रखता है। और दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला था, यह एक भ्रंश कगार है। कैसा है, यह एक भ्रंश कगार है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट आप क्या याद करके चलेंगे, तो अगला पॉइंट क्या याद करने पर बेटा, तो इसके उत्तर में, यानी इसके उत्तर में गिरी पहाड़ियाँ हैं। क्या है, गिरी पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, गिरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो इतने मानियो गुजरात में गिरी पहाड़ियाँ कहते हैं अपनी गुजरात में। तो देखो जो पश्चिमी घाट, जा अपनी आई नर्मदा, जा है अपनी कौन सी, ताप्ती, तो इसके उत्तर में यहाँ से लेके यहाँ, ये अपना उत्तर हो जाएगा कि जो अपना पश्चिमी घाट है, इसके उत्तर में कौन सी है, तो गिरी पहाड़ियाँ हैं। अब देखो, अब तुमने कहा देखो कि जो अपनो ताप्ती नदी है, इसके तरह से चलने अपन को कहाँ तक, तो कन्याकुमारी तक। तो आप बताएं, हम एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, हमने अभी बोला था कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, बट यहाँ पर याद करेंगे आप, सह्याद्री के नाम से जाना किसे जाता है, तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में जितनों पश्चिमी घाट होते हैं, समझना, यानी कि पश्चिमी घाट पूरा नहीं आता है, पश्चिमी घाट का हिस्सा जो कि महाराष्ट्र में, गोवा में और कर्नाटक में आता है, उसको बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो सह्याद्री बोला जाता है। और इस सह्याद्री को बांटोगा दो भागों में, क्या भागों में, दो भागों में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। और जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, तो दोनों मिलते कहाँ पर है, नीलगिरी पर्वत से। किससे मिल जाते हैं, नीलगिरी पर्वत से। किससे, जो हम जो मुंह से बोल रहे हैं उसको याद करके चलेंगे कि जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, उसका मिलन कहाँ से होता है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों से। और इसमें विभाजक का काम कौन करता है बीच में, तो तेलंगाना का पठार। याद करना कि जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, इसको विभाजक का काम, बीच का काम कौन करता है, तो बीच में स्थित है अपना तेलंगाना का पठार। और जुड़ता कहाँ पर है पूर्वी पश्चिमी घाट, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर या ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर। अभी हम लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला आपसे कि जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री बोला जाता है, तो सह्याद्री के रूप में देखो पश्चिमी घाट को, जो अगला पॉइंट होगा सह्याद्री। यदि हम सह्याद्री की बात करते हैं तो इसमें महाराष्ट्र, पहला पॉइंट क्या याद करेंगे, महाराष्ट्र, दूसरा गोवा और तीसरा कर्नाटक। जो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में आता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है सह्याद्री। उसको क्या बोला जाता है, सह्याद्री। और एक दूसरी चीज, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। तो आप बताएं हम आपको, जो महाराष्ट्र है, जो अपनो गोवा है, जो अपनो कर्नाटक है, तो इतने से समझ जाओ जो होगा बॉर्डर, क्या होगा, बॉर्डर। तो ऊपर वाला हिस्सा जो हो जाए उत्तरी सह्याद्री, ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा हो जाए वो हो जाए दक्षिणी सह्याद्री। क्या हो जाएगा अपना, दक्षिणी सह्याद्री। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो बॉर्डर को काम को कहे तो गोवा को कहते हैं, गोवा जो सह्याद्री वाले में गोवा है, जो ऊपर को हिस्सा उत्तरी सह्याद्री, गोवा से नीचे को हिस्सा कर्नाटक है, जो वहां तक को अपना दक्षिणी सह्याद्री। अब यहाँ पर बहुत से लड़के या स्टूडेंट जो कंफ्यूजन होते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ आज आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। बस आप थोड़ा अच्छी तरह समझते चलना, ठीक है, कि महाराष्ट्र और गोवा, तो गोवा विभाजक का काम करता है, ये हो जाएगा उत्तरी सह्याद्री, ये हो जाएगा अपना दक्षिणी सह्याद्री। तो अब आपसे पूछो जाए, जो उत्तरी सह्याद्री है, कौन सी सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री है, कौन सी अपनी उत्तरी सह्याद्री। यहां पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद करके चलने, कालसू बाई। कौन सी है, कालसू बाई। अब गलती मत करना,
कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ऊंचाई कितनी है? तो 1646 मीटर। कितनी है? तो 1646 मीटर स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या देखना है? दूसरी चोटी, यानी कि उत्तरी सह्याद्री की जो दूसरी चोटी है वो कौन सी है? तो दूसरी चोटी हो जाएगी अपनी महाबलेश्वर। कौन सी हो जाएगी? महाबलेश्वर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1438 मीटर। अब आप समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो, गलती नहीं करना, यही क्वेश्चन आपसे पेपर के क्वेश्चन है। उत्तरी सह्याद्री यानी कि महाराष्ट्र, तो आप देखो लॉजिक से, महाराष्ट्र में है ना अपनी कालसुबाई, और दूसरी महाबलेश्वर कौन सी है? कालसुबाई। तो जो कालसुबाई है, या उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, और उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? तो वो कौन सी है? महाबलेश्वर। कौन सी है? महाबलेश्वर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाएंगे हम कहां पर? तो दक्षिणी सह्याद्री पे। यदि हम दक्षिणी सह्याद्री की बात करते हैं कि दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? तो वो हो जाएगी अपनी कुद्रेमुख। पहली कौन सी हो जाएगी? कुद्रेमुख। अब जा कहते होने अपनी, तो कर्नाटक में होने के नहीं होने, कुद्रेमुख हो जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1892 मीटर। कुद्रेमुख की ऊंचाई कितनी है? 1892। और दूसरी चोटी कौन सी हो जाएगी? तो पुष्पगिरी। कौन सी हो जाएगी? पुष्पगिरी, जो कि 1714 मीटर ऊंची है। कौन सी है अपनी? तो 17 से कितने? 14 मीटर ऊंची है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अपना महाबलेश्वर है, इतने से निकलत कृष्णा नदी, क्वेश्चन पेपर के हैं, और जो अपनी पुष्पगिरी है यही के पास से निकलत अपनी कौन सी? तो कावेरी नदी। ये दो क्वेश्चन याद करके चलने अपन हो। तो अपन ने क्या कर लो कि जो अपनी पश्चिमी घाट है तो सह्याद्री वाला हिस्सा है, तो हमने इस सह्याद्री को इतने से लेके जो हिस्सा और जो हिस्सा अपन ने पढ़ लो, क्या कर लो? पढ़ लो। अब नीचे चलने इतने आप देखना, यहाँ पर अपना कौन सा है? केरल, यहाँ पर अपना कर्नाटक, यहाँ पर अपना कौन सा? तमिलनाडु। इस बॉर्डर पर कौन से? इस बॉर्डर पर है अपनी नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सी हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ। एक क्वेश्चन जो पूछ लेते कि नीलगिरी पहाड़ियाँ किस किस के बॉर्डर के कहाँ पर स्थित हैं? तो अब आंसर में कहा देने कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है। तो हमने क्या देख लिया? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई, ठीक, दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी को उद्गम पास ही से। इसका दक्षिणी सह्याद्री की ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख, और दूसरी कौन सी है? अपनी पुष्पगिरी, और पुष्पगिरी के पास निकलती है कौन सी? अपनी कावेरी। बात समझ में आएगी नहीं? अब अपन को कन्फ्यूजन नहीं पूछो जो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री करे। अब अपन को चलने दक्षिण भारत पे। क्या चल रहे? दक्षिण भारत पे। देखो, अब हमने आपको एक क्वेश्चन बताओ कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ तीनों के बॉर्डर पे हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की। नीलगिरी की पहाड़ियाँ के नीचे हैं यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। कौन सी हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियों पे सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। कौन सी है? अन्नाईमुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। याद करना कि सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की कौन सी है पूछा जाए तो आप आंसर क्या देंगे? अन्नाईमुड़ी। अच्छा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जाते हुए फर्स्ट, सेकंड हो जाएगी आपकी डोडा बेटा। कौन सी? डोडा बेटा। तो क्वेश्चन याद, कंफ्यूजन नहीं होना कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो आप आंसर जो का डोडा बेटा। ठीक है। अच्छा, अब हम इसी के नीचे जाएंगे, इसी के नीचे तो यहीं पर मिलती हमें पालनी की पहाड़ियाँ। कौन मिलती? पालनी की पहाड़ियाँ। इसी के नीचे चलेंगे तो यहाँ मिल जाएंगी कार्डमम की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी मिल जाएंगी? कार्डमम की पहाड़ियाँ। अच्छा, कार्डमम की जो पहाड़ियाँ हैं इन्हें बोलो जात इलायची की पहाड़ियाँ। कौन सी? इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है,
कौन सी पहाड़ियाँ? इलायची की पहाड़ियाँ। तो आप आज अपन ने क्या कर लो कि जो अपनो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है उनको अपन ने पढ़ लो। अंत में आपके लाने एक क्वेश्चन भी है कि भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत या सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी या पर्वत चोटी किसको माना जाता है? अगली वीडियो में बता दें। और पिछले वीडियो को आंसर कमेंट में जो आओ तो वो बिल्कुल सही है। और ऐसे ही पढ़ते चलें कि जो अपना भारत का समुद्र तल है, नहीं, भारत की जो ऊंचाई मापी जाती है किस समुद्र तल से, तो वो चेन्नई के तट से मापी जाती है। तो हमने क्या किया आज के लाने क्वेश्चन आपके लाने का है कि भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत चोटी कौन सी है, उसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है। अच्छा, तो आज अपन ने पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और मध्य उच्च भूमि प्रदेश को पढ़ लो है। ई के पढ़ने के बाद अब एक बार और पढ़ने रखो तो और अच्छा हो जाए, क्योंकि अब तो पढ़नी है अपन ने पहाड़ियाँ, पर्वत चोटियाँ, अब पढ़ने अपन को मैदान, पूर्वी घाट को और पश्चिमी घाट के मैदान को। तो उतने जरूरत पढ़ने आपको राजनीतिक मैप की। आज तो अपन ने प्राकृतिक मैप से कर लो, तो कल अब अगला जो वीडियो बने जो अपन मैदान पढ़े तो ऊके लाने अपन को राजनीतिक मैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं फिर से बोलूँगा, आप लोग मैप को खरीद कर रखें और उसमें देखते जाएं। ठीक है। अच्छा, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।